अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। लगता है बाचा खान यूनिवर्सिटी सानहे के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वफाकी वजीर दाखिला के दरमियान ठन गई है। कभी वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा तो कभी 4 सद्दा सानहे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खुर्शीद शाह तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर नेक्टा और नेशनल एक्शन प्लान का जिम्मेदार है कौन। गुज़िश्ता रोज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की शदीद तनकीद के जवाब में वफाकी वजीर दाखिला सानहे के कई रोज बाद बिलाखिर बोल ही पड़े कि वो लोग जो सिर्फ एक दहशतगर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर खतरे और बेयकीनी की घंटियां बजा रहे हैं, असल में दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। मायूसी फैलाने वालों को याद रखना चाहिए कि दहशतगर्दी के हवाले से तमाम ग्राफ नीचे की जानिब जा रहे हैं और 2006 के बाद से अब तक दहशतगर्दी सबसे कम तरीन सतह पर है। वफाकी वजीर दाखिला ने अपोजिशन को उसका अपना माजी याद करवाते हुए कहा कि अपोजिशन के दौरे हुकूमत में मुल्क भर में यौमिया 5 से 7 धमाके मामूल थे, लेकिन उनकी हुकूमत इस मामले में मुस्तकिल आंखें बंद किए हुए थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पैदाइश कोई एक दिन की कहानी नहीं। जिस नासूर को हुक्मरानों ने बरसों पाल कर जवान किया है, वो यकीनन कोई जादूगरी एक दिन में खत्म नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सिमत दुरुस्त है? हम सुस्त ही सही, लेकिन क्या ठीक मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं? क्या नेक्टा और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी किसी की जिम्मेदारी है या नहीं? क्या अवामी जज्बात को बुनियाद बनाकर सियासत करने वाले अपने सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे में इतने ही संजीदा हैं जितनी संजीदगी का मुतालबा वो वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं? इसी बात पर आज का पहला सवाल रहेगा रिपोर्ट कार्ड का। पैनल में शामिल हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इम्तियाज आलम, वीडियो लिंक पर हसन निसार और इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है बाबर सत्तार, सलीम साफी, शहजाद चौधरी और मजहर अब्बास साहब भी आज इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। आप सबके लिए आज का पहला सवाल इस तरह से है, क्या चौधरी निसार का ये बयान दुरुस्त है कि हिज़्ब इख्तिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मायूसी फैला रही है? ऑप्शन है हाँ और नहीं का। अगर आप मुत्तफिक हैं कि वाकई हिज़्ब इख्तिलाफ मायूसी फैला रही है इस जंग में, तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर इस बात से इत्तफाक नहीं करते, यानी चौधरी निसार के बयान से इत्तफाक नहीं करते, तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे। इम्तियाज आलम साहब, सबसे पहले आप। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन मायूसी फैला रही है। अगर अपोजिशन निशानदेही कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान बना, सारी अपोजिशन जमातों ने हमायत की। मिलिट्री कोर्ट्स बनी, सारी अपोजिशन जमातों ने हमायत की। हालांकि बाद जमातें इसके साथ खिलाफ थी कि ये नहीं बननी चाहिए। आप कराची का ऑपरेशन ले लें, सबसे ज़्यादा अगर ऑपरेशन कहीं हो रहा है फाटक से बाहर, वो सुबह सिंध में यानी कराची में हो रहा है। उससे ज़्यादा क्या होगा? और उस मसले को वज़ीर दाखिला साहब ने सूबे और मरकज़ की लड़ाई में बदल दिया। और जो बड़ी, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जाना था, वज़ीर आज़म ने हदायत की थी और वो नहीं गए एक हफ्ते के अंदर। फिर आप देखिए कि ये हम देखते हैं अब मौलाना अब्दुल अजीज़ के मामले पे, मदारस के मामले पे, जवाबी बयानिए के मामले पे नेक्टा अब तक नहीं बन पाया, ना उसका एक इजलास तक नहीं हुआ। इसी तरह वो जो कोऑर्डिनेशन के इदारे बनने थे, किसकी जिम्मेदारी है? अगर अपोजिशन जो है वज़ीर दाखिला से नहीं पूछेगी तो किससे जाके पूछे? फिर उनका ये इल्ज़ाम अपोजिशन पे कि उन्होंने क्या किया, सवात का ऑपरेशन उन्हीं के ज़माने में हुआ था और बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ था। IDPs भी 3 महीने में बहाल हो गए थे। आप भी तरह वैसी करके दिखाएं, अभी तक IDPs बाहर पड़े हुए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो कहने का मतलब ये है कि जो वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी, जो अफवाज पाकिस्तान कह रही हैं, जो रेंजर्स कर रही हैं, उसका अगर वो लेना चाहते हैं क्रेडिट, तो जाहिर है वो हुकूमत ले सकती है। लेकिन जो वज़ीर दाखिला की, अभी देखें 7 दिन से बाचा खान की यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, कहाँ है वज़ीर दाखिला साहब? कौन तहकीक कर रहा है इस बात की? उसकी तहकीक भी अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं। ना सूबाई हुकूमत ने चिली उसमें, ना वफाक की हुकूमत वहाँ पहुँची। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हें चाहिए। उन्होंने अपनी, आप देखिए असेंबली में तकरीर में क्या कहा कि रिपोर्ट पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इसका इंचार्ज नहीं हूँ नैब का, और मैं ये रिपोर्ट अब पेश नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं की, वादा किया था करूंगा। वो कहाँ है रिपोर्ट? अवाम भी पूछना चाहते हैं। इम्तियाज आलम साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, क्या वाकई वफाकी वजीर दाखिला सूबे और वफाक के दरमियान लड़ाई करवा रहे हैं? इस पर भी बात कीजिए और सवाल का जवाब भी। पहली बात तो ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये जो आप बात कर रही हैं हिज़्ब इख्तिलाफ, तो पीपल्स पार्टी की बेसिकली बात कर रही हैं ना आप। तो वो तो बेचारी खुद इतना सुकड़ चुकी है कि कोई और शय फैलाने के वो काबिल ही नहीं रह गई। इसलिए चौधरी निसार साहब का ये बयान खासा गैर मंतकी और बेबुनियाद है। बाकी अगर को मोर ओवर डालना है तो बजाय इसके कि मैं रिपीट करूं, तो जो है इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा है वो दोबारा आप चला दो।
तो तसल्ली हो जाएगी। आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? नहीं, बात ही फजूल है, वो इस काबिल ही नहीं है बेचारे। मायूसी फैलाने के लिए जान होनी चाहिए, उम्मीद फैलाने के लिए भी जान होनी चाहिए। खुद टुकड़े पड़े हैं बेचारे। चले, चौधरी निसार साहब की पे जो बात की है इम्तियाज आलम साहब ने अभी, आप क्या उससे भी मुत्तफिक हैं कि उनका खुद भी अता पता नहीं मिल रहा है? नहीं, मैंने लाहौर में नहीं रहना इनसे इख्तलाफ करके, आप कैसी बात कर रही हैं? इम्तियाज साहब ने तो किया है जी, मैं इत्तफाक कर रहा हूं उनके साथ। ठीक है, बाबर पहली बार उन्होंने ढंग की बात की है। बाबर सत्तार साहब, इन ढंग की बातों पर आप क्या कहेंगे, और साथ सवाल का जवाब भी। आयशा, देखिए, फुटबॉल का मैच तो है नहीं कि पहले 12 गोल होते थे हमारी टीम के ऊपर, अब 6 होना शुरू हो गए हैं, तो बड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। क्या आज पाकिस्तान में सही मानों में टेरर है? तो है। लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, स्कूलों से फ़ोन आ जाते हैं कि अपने बच्चों को कलेक्ट कर लें। हुकूमत पाकिस्तान इस कदर गैर संजीदा है कि ख़बर इस तरह चलती है कि सर्दी बहुत हो गई है, अपने बच्चों को ले जाएं। तो ये तरीका नहीं है इतनी बड़ी थ्रेट के साथ। क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं? हाँ, इम्प्रूव भी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या आप इस तरह का बयान दे सकते हैं? ये मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं कि आप देखें आपके टाइम पे क्या हो रहा था, आपके घर में क्या हो रहा है। ये बातचीत तो नहीं है, एक बड़ी सीरियस थ्रेट है इस मुल्क में। और फिर क्या हम सही सिमत में हैं? मुझे नहीं पता कि क्या हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तब्दील हो गया है मुकम्मल तौर पे, क्या नॉन स्टेट एक्टर्स अब हमारी किसी तरह की डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी में शामिल नहीं है, आज भी नहीं है और आइंदा के लिए भी हमने कोई अपने दिमाग में नहीं रखा हुआ। फिर हम इस आइडियोलॉजिकल थ्रेट को कितना सीरियसली ले रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म और जो बाद में टेरर में तब्दील हो जाता है वो एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट है, एक वर्ल्ड व्यू है जो मदरसों में तश्कील दिया जा रहा है। शायद हमसे बेहतर टेररिस्ट ने ये बात समझी है कि हमारा और उनका एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है। अगर जो वीडियो चली जो टीटीपी के नुमाइंदे जिसने बाचा खान यूनिवर्सिटी पे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने सीधी बात की कि आप जो अपने ये जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ये प्रॉब्लम है, यानी जो आप प्रोग्रेसिव तालीम पाकिस्तान में अपने बच्चों को दे रहे हैं ये प्रॉब्लम है। कल इसी से जज भी बनते हैं, फौजी भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, जर्नलिस्ट भी बनते हैं, तो इसे हम खत्म करेंगे। तो ये बड़ी सीरियस थ्रेट है और उसके ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? जी, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। सलीम साफी साहब, सवाल का जवाब भी दीजिए, और जो बाबर सत्तार साहब ने आइडियोलॉजिकल थ्रेट की बात की कि हम उसे संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं, इस पर भी कमेंट कीजिए कि क्या हम संजीदा हुए हैं इस मामले को लेकर। देखिए, जहाँ तक सवाल के जवाब का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन या खुर्शीद शाह साहब वगैरह वही काम कर रहे हैं जो पिछले 5 साल चौधरी निसार अली ख़ान साहब करते रहे। अब अगर उस वक्त वो मायूसी फैला रहे थे तो फिर यकीनन आज हम कह सकते हैं कि आज की अपोजिशन भी मायूसी फैला रही है। लेकिन उसके साथ हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी सारी क़यादत सिवाय चंद मुस्तस्नियात के वो बिल इजमा वो मायूस कौम को मायूस कर रहे हैं। मसलन पीपल्स पार्टी जो तनकीद यहाँ कर रही है वफाक पे कि वो फ़लाँ काम क्यों नहीं कर रही, फ़लाँ क्यों नहीं कर रही, वही काम पीपल्स पार्टी सिंध में करने से गुरेज़ा है। इसी तरह पीटीआई जो मुतालबे मरकज़ में वफाक से कर रही है वो अपने सूबे में वो नहीं कर रही। मसलन सूबे में भी उन्होंने कोई मेकनिज़म नहीं बना दिया, सूबे में भी उन्होंने न APS की इंक्वायरी की, न DI खान जेल ब्रेक के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी और न इसका वो करने को तैयार हैं। तो ये मामला तो हैं। जहाँ तक बाबर सत्तार साहब की गुफ्तगू का ताल्लुक़ है तो यकीनन ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा गंभीर भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। और बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारी लीडरशिप ने बहसीत मजमूई एक तो बिगाड़ में भी और इस मामले को यहाँ तक पहुँचाने में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मजहबी जमातों का ज़्यादा होगा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। हम मीडिया वालों ने भी उस कन्फ्यूजन में अपना हिस्सा डाला था और आज भी डाल रहे हैं। और फिर फॉलो अप जिस तरह होनी चाहिए और जिस तरीके से एक काउंटर नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने में जो रोल होना चाहिए, फिर सिविल मिलिट्री मामलात में। अब देखें कि ये चीज़ भी है कि सिर्फ हम सियासत आपस में तो कहते हैं, लेकिन जो बुनियादी जौहरी तब्दीली है वो आज तक हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के तस्वुरात में और ख़ारजा पॉलिसी में
वो नहीं ला सके हैं। ठीक। और बस कभी एक मामला इशू बन जाता है, कभी दूसरा, फिर सब उस पर बोलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में उस हवाले से भी जिम्मेदारी हम सब की है। साफी साहब, आप ऑप्शन नहीं ले रहे हैं? जाहिर बात है नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, सवाल के जवाब के साथ जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की बात की, बाबर सत्तार साहब को ये कहना था कि क्या वो मुकम्मल तब्दील हो गई है, मैं नहीं जानता, इसको कमेंट कीजिए कि क्या वाकई हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तब्दील हो चुकी है, और साथ ही सवाल का जवाब। देखिए, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो जो लीडर्स होते हैं नेशन के, उन्होंने करना होता है, वो फौज नहीं करती। इसलिए ये तसव्वुर करना कि आया ये किसी एक इदारे का काम है या फौज का काम है, स्ट्रेटेजिक मामलात नेशनल लेवल के होते हैं। नेशनल लेवल पे वज़ीर आज़म साहब या उनकी हुकूमत या उनकी कैबिनेट जिम्मेदार है, तो वो डायरेक्शन सिर्फ वही इस्टाब्लिश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है किसी हद तक इस्टाब्लिश किया है, और उसके ऊपर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। अलबत्ता जहाँ तक आपका सवाल है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ, चौधरी निसार साहब या खुर्शीद शाह साहब की बात से हट के इनकी तू मैं जो है आपस में सियासतदानों की, और इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो भी ज़रूर मायूसी फैलाते हैं। जितना भी अब तक पाकिस्तान की अफवाज ने या पाकिस्तान की कौम ने कुर्बानियाँ देने के बाद जो गेन किया है, आज हम वहाँ उस कस्ब पे खड़े हैं, उस मकाम पे खड़े हैं जहाँ पे ये तमाम जो हमने हासिल किया है इसके ख़त्म हो जाने का अंदेशा है। और उसकी वजह यह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि मुकम्मल तौर पर कम से कम 20 में से 17 से 18 पॉइंट जो हैं वो सरासर सिविल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, सिविलियन अदारों, लॉ इन्फोर्समेंट, जुडिशरी, इन मामलात के साथ रिलेटेड हैं। अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो जो कुछ आपने हासिल किया है वो सब का सब ज़ाया हो जाएगा। ये जो अब आपको नज़र आता है एक फिर से एक रिसर्जेंस, एक दोबारा से दहशतगर्दी का जो एक दौर शुरू आपको नज़र आता है, ये वो बहादुरी है, वो कुव्वत उनको महसूस होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर वो तमाम खिला मौजूद है अभी भी, जो इसको कि अब तक भर जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो भर नहीं पाया, क्योंकि जो सूबे हैं वो नाराज़ हैं फेडरेशन के साथ। देखिए, केपी की मिसाल सलीम साफ़ी साहब ने दी है, इन्होंने तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त की हैं। सिंध की मिसाल ले लीजिए, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तमाम सूबे चूँकि फोकस नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, देखिए वज़ीर आज़म साहब, आप बात करते हैं कि चौधरी निसार गायब थे, वज़ीर आज़म साहब पिछले 14 दिन से कहाँ थे? यानी डिवोर्स जरूरी था या 4 सदा के पास मुल्क में वापस आ जाना जरूरी था? अब कहाँ है? अब आज कहाँ हैं? इस वक्त कहाँ हैं? कितने बड़े फैसले इंतजार कर रहे हैं उनकी आमद का? अफगानिस्तान के साथ मामला अशरफ गनी ने कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। जब इस किस्म के आपके चैलेंजेस आ जाते हैं तो वज़ीर आज़म साहब जहाँ जिस मुल्क का भी वज़ीर आज़म हो, वो दौड़ के भाग के वापस अपनी कैबिनेट के पास बैठ के मामला को सुलझाने की कोशिश करता है। तो ये वो कमजोरियां हैं जो कि बदकिस्मती से आपको हॉन्ट करेंगी आगे चल के। नहीं, मैं हाँ का ले रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह चौधरी निसार या खुर्शीद शाह नहीं है, इसकी वजह हमारी सियासी जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप जो है उसके अंदर जो कमियां हैं, जो इनएडिक्वेसीज हैं, वो वजह है इसकी। मज़हर अब्बास साहब। जी, मैं भी हाँ का ऑप्शन ले रहा हूँ, और ख़ासी हद तक मैं शहजाद चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं टिकर्स पढ़ रहा था, और उसमें अगर आप रेंजर्स का बयान पढ़ें इस वक्त, तो वो बड़ा खौफनाक बयान है। और उन्होंने ये वाज़े किया है कि जो मुल्ज़िमान आज पकड़े गए हैं, उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि वो करोड़ों रुपए का भत्ता एक सियासी शख्सियत को देते थे। यहाँ सियासी जमातें नहीं कहा उन्होंने, यहाँ सियासी शख्सियात नहीं कहा। जो टिकर है वो सियासी शख्सियत के मुताल्लिक़ है। अब ये जो इस वक्त सिंध में अब ये इख्तियारात की जो दौड़ एकदम फिर दोबारा शुरू हुई है, और 3 फरवरी को रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से जो समरी अंडर डिस्कशन है, उससे फिर एक विफाक और सूबे में एक लड़ाई शुरू होने के इम्कानात जो है ख़ासी हद तक रोशन नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मायूसी फैलाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जब हम ये सवाल करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हुआ, तो फिर मायूसी होती है कि शायद उस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक होना चाहिए था। फिर हमें ये सवाल होता है, और ज़ाहिर है लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि जनरल राहील शरीफ ने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में जहाँ सियासी लीडरशिप जो 16 दिसंबर 2014 को एक पेज पर नज़र आई थी, नेशनल एक्शन प्लान मुत्तफ़िक़ा बनाया था, आज उसमें एक सियासी दरारें कैसे पड़ गई हैं? आज क्यों ऐसी लड़ाई तेज़ हो गई है? 1-2 शख्सियत की गिरफ्तारी पर सिंध और मरकज़ में जो है वो माज़ाराई क्यों शुरू हो गई है?
सिंध का ऑपरेशन एक मरतबा क्यों डिरेल होता नज़र आ रहा है, क्यों ये सूरत हाल। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं एक बड़ी लड़ाई में, जहां स्कूल के बच्चे टारगेट हो रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म टारगेट हो रहे हैं, तो वहां अगर सियासी लड़ाई और वजीर आजम जो है वो चले, डेवोस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन लंदन में तो क़याम बिल्कुल निजी क़याम था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन विफाकी हुकूमत नहीं दे सकती। तो ये सारी चीजें मायूसी फैलाती हैं। ठीक, हमारे सामने स्कोरबोर्ड। पहले सवाल के जवाब में, क्या चौधरी निसार का यह बयान दुरुस्त है कि हिज़्ब इख्तिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मायूसी फैला रही है? 4 नहीं 2 हाँ के ऑप्शन, और हाँ के ऑप्शन भी मुकम्मल तौर पर इस बात से एग्री नहीं जो चौधरी निसार ये कह रहे हैं, बल्कि ये कि सियासी जमातों की कमियां, आपस की लड़ाइयां और फिर एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानात मायूसी फैलाने का सबब बनते हैं। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करें इख्तियारात का मामला, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सुनी जाएगी, पैनल क्या राय रखता है, जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। एहतजाज, वॉकआउट, बिलों की कॉपियां टुकड़े टुकड़े, बात इख्तियारात की, और इख्तियारात भला कौन बांट ले। जब बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था तो खुशी के शादियाने बजाए गए कि अब जमहूरी अमल मुकम्मल हो गया है, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। लेकिन सियाने जानते थे कि ये नए मसाइल के बच्चों को जन्म देने की इब्तिदा है। 2008 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट की बार बार तंबीह के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन की राह में रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। सब जानते हैं कि जमहूरी पीपल्स पार्टी हो या जमहूरी मुस्लिम लीग नून, दोनों ने जहर का प्याला पीकर बल्दियाती इलेक्शन की हामी भर ली। जहर का प्याला सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की फातेह जमात MQM बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की तगोदो में मसरूफ है, और इसके लिए आज सिंध असेंबली में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात का बिल पेश किया गया, जिसे जमहूरी पीपल्स पार्टी ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इख्तियारात में कमी या फिर इजाफा मुमकिन नहीं। बात इख्तियारात की है, भला कोई इख्तियारात बांटने का रिस्क ले सकता है? 2018 तक वॉकआउट, धरना, बिल की कॉपियां फाड़ने का जमहूरी हक कोई नहीं छीन सकता। यह भी तो जमहूरियत है। जैसे जमहूरी जमातों के लिए इख्तियारात ना बांटना जमहूरियत की रूह है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, देखना है आगे आगे क्या होता है। इसी मामले पर सवाल पैनल से इस तरह से है। मेयर कराची के इख्तियारात का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात पर किस हद तक अमल करेगी? 1 से 10 तक पैनल रेट कर सकता है। जितना ज्यादा समझता है कि मुतालबात पर अमल होगा, ज्यादा नंबर की जानिब जा सकते हैं, और जितना कम उतने कम नंबर। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आप। मेरा नहीं ख्याल, मैं 1 से ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, और वो एक नंबर भी उस सूरत में कि शायद अगर कोई MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई पैचअप हो जाए, जिसके इम्कानात मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये जो नियत का बिल्कुल इसमें है, अमल दखल है। पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो 2013 में एक्ट लेकर आई थी, उसमें उन्होंने मेयर के इख्तियारात कम किए थे, जो ज़्यादती होती है। दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में जो है सिटी फादर्स कहलाते हैं, उनके इख्तियारात, टोटल शहर जो उनके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन 2013 का जो एक्ट था, उसके लिए MQM ने 2 साल का इंतज़ार क्यों किया? ये MQM की तरफ से मेरा ख्याल है बहुत बड़ी चूक हुई है कि उन्होंने 2013 में जब ये एक्ट पास किया गया, इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन ये एक तरफ है, और MQM में अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है आज उन्होंने बिल पेश किया, उसको मुस्तरद ही होना था। इस वक्त एक तसादुम वाली सूरत हाल है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी ख़राब होने जा रही है कराची में, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान झगड़ा है, फिर सिंध हुकूमत और MQM के दरमियान अब ये झगड़ा बढ़ रहा है। तो इसका अल्टीमेट जो सफ़र करेगी वो कराची के लोग करेंगे। और ये आप इससे पहले भी जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत सी चीज़ें हुई, उस पर MQM बदकिस्मती से खामोश रही। यानी कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके पूरे उसमें देना, और अभी जो नैब ने रिपोर्ट दी है मंजूर काका के हवाले से, उसमें 50 अरब रुपए का उन्होंने जिक्र किया है कि तकरीबन 50 अरब रुपए जो है वो कराची से बाहर गए हैं। ये सारी चीज़ें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बना के आपने सिंध की खिदमत करते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो ये मेरा ख्याल है इख्तियारात की लड़ाई बहुत शार्प होगी, बहुत शदीद होगी, और मुझे इसमें कोई भी इस कम से कम इस वक्त कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि इसमें पैचअप हो। ठीक, 1 नंबर दे रहे हैं मजहर साहब। शहजाद चौधरी साहब, कितनी सियासी कशीदगी फैल सकती है कराची में?
देखिए, इस वक्त सूबों में जो भी अमल होगा, जिस किस्म के फैसले होंगे, वो 2018 के इलेक्शंस को सामने रख के ये हुकूमतें फैसले करेंगी। अगर उसको देखना है तो जहाँ पर इन हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर पोजीशंस इतनी मजबूत नहीं हैं, जिस तरीके से कराची का सिलसिला है या हैदराबाद का है या सखर का है, तो आप देखेंगे कि सिंध की गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म का कोई फैसला नहीं करेगी जिससे MQM को आने वाले इलेक्शंस के अंदर कोई इस किस्म का फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि यही टाइम है 2 साल का, 2.5 साल का, जिसमें MQM अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकती है और इन मुश्किलात जिनमें से गुजरी है उसमें से अपने आप को रिकवर करा के दिखा सकती है। एक तो ये चीज़ है। अलबत्ता MQM जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब उनकी नीयत ये से है या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सिंध की हुकूमत जो कर रही है वो अपने तौर पर अपनी जो उसकी समझ है, जमहूरी समझ, उस हिसाब से नहीं होने देगी, क्योंकि उसको इलेक्शंस आते नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ जमहूरियत का हुस्न आपको MQM के अंदर नज़र आता है कि MQM लड़ रही है उन बुनियादी हकूक़ के लिए जो कि अवाम का हक है, और दूसरा जमहूरियत का हुस्न आपको असेंबली में नज़र आता है जहाँ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के किसी काम को होने नहीं देती। तो ये कशीदगी रहेगी। अलबत्ता मैं नंबर इसको 3 इसलिए दूंगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत समझदार पार्टी है और वो थोड़ा थोड़ा करके, ढील करके, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेगी, कभी उस लेवल पे मामलात को नहीं लेके जाएगी जहां पर के टकराव की सूरत पैदा हो जाए। तो टकराव से बचेगी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा री करके देगी, इसीलिए मैं 3 नंबर दूंगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना है कि ये बल्दियाती जो निज़ाम है इसको फाल बनाया जाता है बाकी सूबों के अंदर या नहीं। ठीक, 3 नंबर दे रहे हैं। हसन निसार साहब, अभी शहजाद साहब ने जो बात की, जमहूरियत का हुस्न कहकर दोनों तरफ ही बराबर काम कर दिया कि मुत्तहिदा भी जो कह रही है ठीक है और जो असेंबली में पीपल्स पार्टी कर रही है वो भी ठीक है। आपकी राय क्या है? कितना उन्होंने जो बैलेंस किया है, आप भी इसको इतना बैलेंस समझते हैं? दोनों जगह जमहूरियत है तो फिर ठीक सियासत कर रही हैं दोनों जमातें वहां पर? मैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत को जमहूरियत कभी समझा ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो ये इस पे मैंने क्या कमेंट करना है। आपने ओपनिंग पे ये बात की थी कि ये बल्दियाती इंतखाबात के लोगों को उम्मीद थी नतीजे में उनके मसाइल दहलीज पे हल होंगे। तो पाकिस्तानी सियासतदान एक ऐसी शय है, ये एक ऐसी मखलूक है जो लोगों की दहलीज पे मसाइल हल करने की आड़ में लोगों की दहलीज भी उखाड़ के ले जाता है। ये वो मनहूस एलिमेंट है। अब ये जो बता रहे थे कि कितने अरब और कितने खरब कराची से खुर्च के निकाल लिया गया, बहरहाल हाँ, तो ये घर घर की कहानी जिसे कहते हैं ना, ये उस तरह की, ये सूबे सूबे की कहानी है, ये ज़िले ज़िले की कहानी है। पीपल्स पार्टी से इख्तियारात वापस लेना बिल्कुल ऐसे ही है जो जैसे कुछ चील के घोंसले से ना कोई मांस निकालना चाहे, और पीपल्स पार्टी को मांस बहुत पसंद है, जिंदा बोटियां उन्हें उनकी बड़ी मरगूब ग़िज़ा है। लेकिन ये घी निकल आएगा, उंगलियां पीपल्स पार्टी MQM उंगलियां कितनी टेढ़ी कर सकती है ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पीपल्स पार्टी मैक्सिमम मज़ाहमत करेगी, लेकिन अगर MQM अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी रिवायत के मुताबिक डट जाए तो मेरा ख्याल है उन्हें अल्टीमेटली गिव इन करना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक उम्मीद का, एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि इसमें PTI तक को MQM को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनका कोई अखलाकियात उनके पल्ले मौजूद है तो पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस नाम निहाद जमहूरियत की चैंपियन बनती है, उन्हें चाहिए कि पूरे ये मुल्क गिर, ये पंजाब का भी मसला है, वो उनको सपोर्ट करना चाहिए MQM को, क्योंकि ये सरीन गुंडागर्दी है। ठीक, इस मेरा ख्याल है कि ये मज़ाहमत पे डिपेंड करेगा, वो कितनी मज़ाहमत करते हैं और ये कितनी हिम्मत का मुजाहरा करती हैं, ये फैसला करेगी। ये 2 फैक्टर्स फैसला करेंगे कि इख्तियारात कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपने कहा पीपल्स पार्टी इतने आराम से नहीं देगी, तो फिर आप नंबर कम दे रहे हैं, इसका मतलब है? नहीं, मैं दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं अंदाजा कि पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत का और उनकी कोशिश का और सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलिमेंट या जो जमहूरियत के जो चैंपियंस हैं उनके दरमियान इस मैच में कौन कितनी कैसी कमिटमेंट का मुजाहरा करेगा, उसके नतीजे में फैसला होगा। ये आप नंबर नहीं देना चाह रहे? मैं 50-50 देखता हूं। 5 दे रहे हैं जी, आप हाँ 5 कह लें। ठीक, इम्तियाज आलम साहब से बात करेंगे, सलीम साफी और बाबर सितार का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब क्या रहेगा। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या आप भी सियासी कशीदगी देखते हैं सिंध की सियासत में? होगी तो किस हद तक, और क्या वाकई ही MQM को उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी जैसे हसन निसार साहब कह रहे थे? देखिए, ये इसका एक अमूमी पहलू ये है कि इख्तियारात की अदम इर्तकाज़ पे सूबाई क़यादतें, हुकूमतें तैयार नहीं हैं, जिस तरह मरकज़ तैयार नहीं होता था सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करने पे। इन तीनों सूबों के, चारों सूबों के आप कवानीन उठा लें, उसमें इख्तियारात दिए ही नहीं गए। पंजाब में तमाम हेल्थ फाउंडेशन बन गई है, एजुकेशन फाउंडेशन बन गई है, और मेयर के इंतखाब में आप उन्होंने देखे क्या तब्दीलियाँ की हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी उस पर प्रोटेस्ट कर रही है कि हाथ खड़ा करेंगे और वोट डालेंगे ताकि हुकूमत अपने लोग ले आए, लोग अपनी आज़ादाना राय ना दे सकें। इसी तरह सिंध में उन्होंने किया है, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक बात है। ये इनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स पे एक बहुत बड़ा दाग भी है और सवाल भी है। और जमहूरियत बग़ैर ग्रास रूट पावर के लोगों को देने के अक्सर इख्तियार दिए बगैर मुकम्मल नहीं होती, वो बुनियाद होती है। रही कराची की बात, अगर कराची में MQM के जायज़ मुतालबे की बुनियाद पर भले उनके सियासी मकासद भी होंगे, उसमें यकीनन ज़्यादा इख्तियारात भी चाहते हैं, और माजी में कोई अच्छी मिसालें भी उन्होंने कायम नहीं की उन्होंने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुतालबा जायज़ है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इख्तियार नहीं दिया जाएगा तो मैं वार्न करता हूँ कि कराची सूबा बनेगा फिर। अब ये सिंध में जो नस्लियाती तवाज़ुन है उसे कायम रखने की ज़रूरत है। जिसे ज़रदारी साहब ने समझा था, उन पर बहुत सिंधी नेशनलिस्ट ने तनकीद की थी जब उन्होंने वो 9-0 गए थे और पीपल्स पार्टी और MQM का एक इत्तेहाद हुआ था। उसकी ज़रूरत है सिंध में, अगर आप चाहते हैं कि बकाए बाहम हो और उसमें उन्हें इख्तियारात देने होंगे, उतने ना दें जितने वो मांग रहे हैं, लेकिन उतने जरूर दें जितने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए ज़रूरी है। कुछ चेक्स आप रख सकते हैं, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जिस तरह आपने देखा मुशर्रफ के ज़माने में मेयर्स सारा बजट उठा के चले गए, सारी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करप्शन की, तकरीबन सब ने, कोई एक आध एक्सेप्शन होंगे, तो वो चेक्स रखे। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पावर देना जरूरी है। रेट कहाँ करेंगे, कितनी पावर देगी पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को देनी चाहिए। देगी कितनी, इख्तियार कितने इस मामले में मैं जो एयर मार्शल साहब का तज्जिया उससे इत्तफाक करूंगा कि वो कुछ थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे भी बड़ा सवाल है। भी आप 3 पे कर रहे हैं, मैं भी वही 3। सलीम साफी साहब, देखिए आयशा, इस हवाले से MQM का मुतालबा 100% जायज़ और सिंध हुकूमत की हटदर्मी 100% नाजायज़ है, लेकिन मुझे 1% भी इम्कान नहीं लगता कि सिंध हुकूमत इस हवाले से जो जायज़ इख्तियारात है वो ज़िली हुकूमत को या कराची के मेयर को मुंतकिल कर लेगी। इसलिए आपके सवाल का आप नंबर पर मुतालबा करेंगी तो नंबर तो मैं 0 दूंगा। लेकिन देखें, जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा कि ये तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट के नाम पे ड्रामे हुए हैं। ना पंजाब में इख्तियारात उनको दिए गए हैं एक्ट्स में, जो एक्ट है, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना सिंध में। ये लोकल कौंसिल तो हैं लेकिन लोकल गवर्नमेंट नहीं है किसी सूबे का कानून भी, और ये मकामी हुकूमतों के नाम पे एक मजाक हुआ है या सिर्फ एक पॉलिटिकल सर्वे हुआ है। ये जो फरियाद है और एहतजाज है इलेक्टेड काउंसलर्स का, इलेक्टेड नाज़िमीन का, वो सिर्फ ये आपने शुरू में कहा पार्टी सिर्फ कराची में शुरू नहीं हुई है, ये पार्टी पख्तूनख्वा में भी शुरू है। पिछले दिनों यहाँ के तमाम नाज़िमीन ने जमात इस्लामी से, जो हुक्मरान जमात है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग लीड कर रहे हैं, इसरारुल्लाह एडुकेट। और इसी तरह पेशावर का नाजिम भी यही फरियाद कर रहा है कि वो बेख्तियार है। ठीक है, वो MQM की तरह वो जुर्रत नहीं कर सकते कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ सामने आ जाएं। पंजाब में भी उसी तरह बेख्तियार हैं, बलूचिस्तान में भी उसी तरह बेख्तियार है। तो पार्टी हर जगह शुरू हुई है, अलबत्ता चूँकि वो कराची नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, इसलिए मीडिया में उनके एहतजाज को तवज्जो नहीं मिलती। तो अगर तो करना है तो सब सूबों में इस एक्ट को बदलना होगा, लेकिन कराची खसूसी इसलिए कि एक तरफ यही लोग होते हैं कि जब कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा होता है तो उस पर भी पीपल्स पार्टी या अंदरूनी सिंध की जो क़यादत है वो सीख पा हो जाती है,
और दूसरी तरफ उनके मेयर को या नाज़िमीन को इख्तियार भी बिल्कुल जो जायज़ इख्तियार है वो भी नहीं देते, तो कराची का उस तनाजुर में ज़रूरी है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब आपकी राय। आयशा, मैं साफ़ी साहब से बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूँ। देखिए, आइन में तो के मुताबिक तो स्पिरिट ये थी कि एक तीसरी टियर बनेगी हुकूमत की, एक तीसरा रिंग बनेगा लोकल गवर्नमेंट का। तो जो चीज़ हमारे सामने आई तमाम कवानीन में चारों सूबों के अंदर, अब उसमें खाली जंग इतनी है कि ज़्यादा बुरा कौन सा है। पंजाब का ज़्यादा बुरा है, सिंध का ज़्यादा बुरा है, KPK का ज़्यादा बुरा है। जो अगर थोड़ी बहुत कसर कोई रह गई थी तो वो जो उसके नीचे कानून साजी होनी थी, जो रूल्स रेगुलेशंस बनने थे, उससे उन्होंने वो कसर भी ख़त्म कर दी। सो आइन में तो ये लिखा गया था कि इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिलेगी, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी मिलेगी। तो आप किसी भी कानून को और उसके नीचे रूल्स रेगुलेशंस को निकाल के देखें। सो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आइनी चैलेंजेस आएंगे, ये चीज़ें अदालतों में जाएंगी, और इसके ऊपर कुछ कानून डेवलप होगा। सो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि PPP इख्तियारात देगी। हसन निसार साहब कभी कभी कहते होते हैं कि एहतियातन एक आधा नंबर दे दें, तो वो एहतियातन एक आधा नंबर दे दें। मेरा ख्याल है MQM के जो मजीद उनके लिए परेशानी सबसे ज्यादा इस मामले पे आप एक दे रहे हैं, आज दिए, लेकिन मज़ामत होगी, झगड़ा होगा। जी जी, एक जो मेरा ख्याल है ज्यादा परेशानी का बायस है, वो चूंकि MQM के ऊपर एक छाप भी लगी हुई है मिलिटेंसी की, इस वजह से अगर ये छाप उनके ऊपर ना होती तो मेरा ख्याल है उनका क्लेम ज्यादा इख्तियारात का और भी बहुत ज्यादा मजबूत होता और बहुत सारी आवाजें शामिल हो जाती कि इन्हें इख्तियारात दें। लेकिन लोग डरते भी हैं कि अगर इन्हें बिल्कुल हुकूमत के इख्तियारात मिल जाएं तो फिर पता नहीं कराची के साथ क्या सलूक होगा। ठीक है, स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं, सवाल के जवाब में बड़े मुख्तलिफ अंदाज से मार्किंग भी की गई है। मजहर अब्बास साहब 1 दे रहे हैं, शहजाद साहब 3, इम्तियाज साहब ने भी 3 दिए उनके साथ इत्तफाक करते हुए। हसन निसार साहब ने सबसे ज्यादा 5 दिए, सलीम साफी को कोई उम्मीद नहीं 0 नंबर, और बाबर सत्तार साहब एहतियातन 1 दे रहे हैं। जी आयशा, एक क्लेरिफिकेशन, इधर बात हुई कराची के या नाज़िमीन के करप्शन की, तो मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कराची के जो दोनों नाज़िमीन रहे थे, जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब और MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन दोनों पे कम और बेश हर जगह के नाज़िमीन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन उन दोनों पे मेरे ख्याल में उनके मुखालिफिन ने भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। ठीक, हमारे सामने सवाल के जवाब में जो नंबर दिए गए हैं, औसत बनती है 2.1, यानी 10 में से इतनी उम्मीद कर रहा है पैनल 2.1 की औसत बनती है कि इख्तियारात दे दिए जाएंगे, जितने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मांग रही है उसमें से इस हद तक मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी मौजू की तरफ, प्रोग्राम का वक्त कम है, जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे, पैनल की राय जानेंगे। गोलियों की थरथराहट में अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात के लिए पुरअमन माहौल का होना बेहद ज़रूरी है। कौमों के माबैन मसाइल हमेशा होते हैं, जबकि पड़ोसियों के माबैन ये मसाइल ज़्यादा होते हैं जिन्हें मिल बैठ कर हल करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार भारतीय सदर प्रणब मुखर्जी की जानिब से भारत की यौम जमहूरिया के मौके पर एक खिताब में किया गया है। अब इस बात में बहस की गुंजाइश नहीं कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था, मसला यह है कि किया जाए, क्या यही राग अलापते रहेंगे हम हमेशा कि गोलियों की बौछार में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। निस्फ सदी कबल यूरोपीय ममालिक बाहम दस्तो गिरेबां थे, इसके बावजूद वो इकट्ठे हुए और आगे बढ़े, लेकिन हम आज भी उसी जगह पर खड़े हैं। इसी पूरे मामले पर सवाल, क्योंकि सवालात बहुत कम लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है, और सवाल पैनल से इस तरह से है। भारतीय सदर का यौम जमहूरिया पर खिताब, क्या पाक भारत मुज़ाकरात मुश्किल नजर आते हैं, हाँ या नहीं का ऑप्शन पैनल ले सकता है। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आप। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल नज़र आते हैं। मुज़ाकरात होंगे उसी तरीके से जिस तरीके से कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपने मामलात तय करेंगी, उसी हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता री करके चलेंगे आगे। अलबत्ता मैं भारतीय सदर के जो क्रक्स है उनके पैगाम का, उससे एग्री ज़रूर करता हूँ। प्रणब मुखर्जी को ज़ाती तौर पे मैंने उनको बहुत करीब से देखा है काम करते हुए 3-4 दिन के पीरियड के ऊपर, और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उनकी समझ भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि गोलियों की बौछार या गोलियों की आवाज़ अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आती, भारत से भी आती है। अगर ये एहसास वहाँ पर भी उजागर हो जाए तो बाहर सूरत बातचीत का अमल रहना चाहिए, क्योंकि बातचीत के अमल के साथ ये दोनों मुल्क कम से कम जंग से दूर रहते हैं। हल हो ना हो कुछ इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम हम जंग से दूर रह के मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। शहजाद साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, 30 सेकंड में पैनल से चाहूंगी जवाब दें। बाबर सत्तार साहब, आपकी राय।
जी, मुझे लगता है मुज़ाकरात होंगे आयशा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक्ट करेगा पठानकोट के ऊपर, जो भी उन्होंने शेयर किया है पाकिस्तान के साथ उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगा। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो करे, वो पीस के लिए भी बेहतर होगा, हमारी अपनी टेररिज्म का प्रॉब्लम हल करने के लिए बेहतर होगा, और उसकी वजह से ज़रूरत भी है, और मेरा ख्याल है इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा, उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए और वो करेंगे भी। सलीम साफ़ी साहब, हाँ, बाबर सत्तार साहब भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं कि नहीं, मुश्किल नहीं है, मुज़ाकरात ज़रूर होंगे। साफ़ी साहब, ये अगर प्रणाब मुखर्जी साहब या उनसे आपका राब्ता हो तो उनको बता दीजिए कि जी मुज़ाकरात की ज़रूरत तब होती है जब गोलियां चलती हैं। जब गोलियां नहीं चलती और अमन व अमान होता है, शांति होती है, तो फिर तो मुज़ाकरात की भी ज़रूरत नहीं होती। और मुज़ाकरात मुश्किल नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात होंगे, हो रहे हैं और करने पड़ेंगे उनको। आपने कह दिया मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन ये भी कह दिया होंगे। हमारे सवाल में यही है, मुश्किल नज़र आते हैं। अब आप हाँ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? नहीं, आपने अगर मुश्किल नज़र आते हैं के लिए हाँ है, तो फिर तो मेरा जवाब नहीं में है। मुज़ाकरात हो सकते हैं और हो रहे हैं, और जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही हों तो फिर तो मुज़ाकरात मुश्किल नहीं होने चाहिए। ठीक, मुज़ाकरात होंगे, हो सकते हैं, हो रहे हैं। हसन निसार साहब, देखिए जी, मेरा तो डे वन से ये स्टांस है कि हालात का जबर इन दोनों को कोएग्जिस्ट करने पे मजबूर कर देगा, और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। मेरे लिए ये बहुत विजिबल है, बस इतना ही कर। नहीं का ऑप्शन हसन साहब का भी। इम्तियाज आलम साहब, मेरा जवाब हाँ में है और नहीं में भी है। मुश्किल भी हैं और आसान भी हो सकते हैं। जो गांठ सामने आई है, जिसका इजहार प्रणाब मुखर्जी ने कहा है, उनसे मैं भी बहुत मिलता रहा हूँ। बड़े स्टेट्समैन हैं, कांग्रेस पार्टी से भी वो इख्तलाफ रखते रहे हैं। उनके बयान में उन्होंने जो हिंदुस्तान की सियासत पे कमेंट किया है वो भी बड़ा अहम है, जो नफरत अंगेजी है भाजपा के हवाले से। साथ बातचीत की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन ये जो बातचीत है ये टेररिज्म और बातचीत साथ चलेगी नहीं, मुश्किल होगी। तो इसका हल निकालना पड़ेगा। वही है जो हमने किया, हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया, पाकिस्तान ने किया, रास्ते निकालने की कोशिश की। वैसी मुश्किल नहीं बनी जैसे मुंबई के वक्त। तो अब हाँ का ऑप्शन लेने मुश्किल नजर आते हैं। हाँ भी और नहीं भी, मुश्किल भी है और नहीं भी। नहीं भी मुश्किल और हाँ भी मुश्किल है, ये क्या है? हाँ भी और नहीं भी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुश्किल भी है, नहीं, मैं कह रहा हूँ मुश्किल भी है और नहीं भी है। ठीक है, हाँ अगर हम ये सारे मामलात पे ताबून करें, जो मसला फंसा हुआ पठानकोट का मामला हम सही आ जाए क्लियर होके, तो फिर आसान है। अगर नहीं होता फिर मुश्किल है। मजहर अब्बास साहब, मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जो सूरत हाल पठानकोट के बाद ये ज़रूर है कि दोनों तरफ से मैच्योरिटी ज़रूर शो की गई है। हिंदुस्तान ने भी मैच्योरिटी शो की है, उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से माजी में होता रहा है। लेकिन उनके मुझे लग ये रहा है कि शायद बहुत जल्दी मुज़ाकरात शुरू नहीं होने जा रहे। और मुखर्जी साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बेहतर होता कि उसके बाद वो ये ऐलान करते कि कश्मीर से हमें फ़ौजें बुला लेनी चाहिए, ताकि कम से कम वहाँ तो गोलियों की बौछार ख़त्म हो। और एक तरफ ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरी तरफ भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस तरफ भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है उसमें मुझे टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मुझे कम होती नज़र नहीं आ रही। हालांकि दोनों तरफ से इसके बावजूद कि मैच्योरिटी शो की जा रही है, इसके बावजूद कि ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात वो नहीं हुए, लेकिन मुझे मुज़ाकरात बहुत जल्दी शुरू होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक, मजहर साहब, स्कोरबोर्ड आपके सामने। रिपोर्ट कार्ड का आखिरी सवाल, 4 नहीं 1 हाँ, और इम्तियाज आलम साहब का हाँ और नहीं दोनों, यानी कुछ भी वाज़ेह नहीं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। प्रोग्राम आज का आपने देखा, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, फीडबैक भेजें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।